के बाद में मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस यस आ रही है, बाकी सब म्यूट है, इसके लिए आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ जी। हाँ, ओके ओके। बीच में दो कॉल आ गए इसलिए मैं पूछा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक सिस्टम होती है और न्यूरोथेरेपी के लिए वो सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। मुझे कम से कम 50 बार सैराम सर ने वो सिस्टम सिखाई होगी तब जाके मेरे भेजे में घुसी। मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आई। सलाइवा से लेके माउथ से लेके कैसे न्यूरोथेरेपी में डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो मुझे जयराम सर की वजह से समझ में आया और उनकी वजह से मैं न्यूरोथेरेपी पास आउट हुआ हूँ। या फिर मैं कहूंगा क्योंकि मैंने 4 महीने का जो बैच बैच होता था हमारा, उसमें मैं सिर्फ 2.5 महीना मैंने न्यूरोथेरेपी करी। मतलब मैं पीछे से ज्वाइन हुआ था। गुरुजी के आशीर्वाद है, गुरुजी के और दीदी के, कि मैं जो वो बैच ज्वाइन कर पाया। और जयराम सर ने भी पीछे से मतलब बीच में से मुझे इतना अच्छे से न्यूरोथेरेपी सिखा के और मुझे मुझे पास आउट किया। तब तब से लेके 2004 से लेके 2026 अब तक मैं प्रोफेशनली न्यूरोथेरेपी ही प्रैक्टिस करता हूँ बिकॉज ऑफ जयराम सर। सर थैंक यू वेरी मच। आप शायद सुन रहे हैं मुझे। और जयराम सर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने 2001 में न्यूरोथेरेपी ज्वाइन की डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी के साथ। उन्होंने वहां पे प्रैक्टिस किया बैंगलोर में, 2 साल उन्होंने न्यूरोथेरेपी वहां पे करी। उसके बाद 2003 में आश्रम आए थे मुंबई। 2003 से लेके 2004 सर ने 2 बैच आश्रम में पढ़ाया। उसके बाद उनको सिंगापुर सॉरी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला क्योंकि हमारे बैच में ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टूडेंट आए थे जो सर को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे। 3 महीने सर ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां पे भी काफी अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस किया। काफी लोगों को उन्होंने न्यूरोथेरेपी के बारे में काफी जानकारी दी। उसके बाद भी काफी लोग ऑस्ट्रेलिया से आए सीखने। बाद में सर 2004 से लेके 2005 मेरे ख्याल से 1 से 2 साल मुंबई में भी थे। जो मेरे साथ मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ गुरुजी के क्लिनिक में, गुरुजी जहाँ बैठते थे बांद्रा में, वहां सर वहां पे थे और मैं भी उनके साथ रह करके सारा प्रैक्टिकल सीखा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर खुद अपने बारे में हर चीजें बताएं और उनका जो अनुभव है, 25 साल का जो एक्सपीरियंस उन्होंने न्यूरोथेरेपी में दिया है आज सक्सेसफुली। अगर छोटी सी बात करूंगा, 25 साल में मुझे बहुत से कम ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट मैं जानता हूं जो सीनियर मोस्ट हैं और जो अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी के भी क्लिनिक का एवरेज मेंटेन, हाँ मेंटेन की बात कर रहा हूँ, हर महीना 125 से 150 पेशेंट का एवरेज या हर 100 दिन हर पेशेंट दिन मिनिमम। हर दिन। हाँ सॉरी, हर दिन, मतलब हर दिन 125 से 150 पेशेंट की एवरेज वो मेंटेन कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत ही ऐसे कम न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे जिनके क्लिनिक पे 100 पेशेंट रोज के आते होंगे। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 150 से ज्यादा भी जाते होंगे। एक साथ मेरे ख्याल से 10 या 12 सेट है उनके, 15 थेरेपिस्ट एट द टाइम ऑल द टाइम काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू उनका क्लिनिक चलता है और बैंगलोर में बहुत फेमस है सर। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सर को हम सुनेंगे सभी। ओके अंकित, प्लीज सर को इनवाइट करिए। हाँ जी भाई। जयराम सर। हाँ हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार सर। जी जी। ओके सर, आप बताइए अभी आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जैसा बता पाएंगे इतना हम लोग तो उतना नहीं बता पा रहे थे। आपने नहीं बहुत लंबी जर्नी की है न्यूरोथेरेपी में। सर मैंने अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो सॉरी, लेकिन मैंने आपसे बहुत इंस्पिरेशन लिया है और बहुत सीखा है आपसे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सबको नमस्कार। बहुत दिन के बाद मैं न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। तो वैसे तो मेरा ये पहला ऑनलाइन में न्यूरोथेरेपी का क्लास है। अरे तो वाह। बहुत खुशी हो रही है सबसे मिलके। तो सबसे पहले सबको न्यूरोथेरेपी वॉरियर्स होता है ना, न्यूरोथेरेपी वॉरियर्स मतलब हेल्थ वॉरियर्स को मेरा मेरा तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है सबके लिए। सब सुन रहे होंगे। तो इसमें और जुड़ने वाले भी होंगे ना पंकज जी? हाँ जी जुड़ेंगे। और आते रहेंगे, आप कंटिन्यू करिए। अभी ये शुरू है, अभी सबके अपने अपने टाइम पे जो एक्चुअली नॉर्मल टाइम सर हमारा 9 PM का है, तो थोड़ा अच्छा अर्ली जुड़े हम सब लोग। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी।
क्योंकि हम तो 10 बजे सो जाते हैं ना हाँ, इसीलिए इसीलिए ठीक है। विशाल भाई म्यूट कीजिए, आपका बहुत वहां से वॉइस आ रहा है। सर आप ठीक है। बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि सबको हाँ, अनम्यूट मैं करके रखा हुआ है, म्यूट करके रखा हुआ है। हाँ मैं जी। कंटिन्यू करता हूँ, मैं जी। कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा न्यूरोथेरेपी में जो कैसे आया वो पहले बता देंगे। तो मैं वैसे तो इससे पहले जो जैसे विशाल जी बोले उनका कॉमर्स का था, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करके मैं दिल्ली में काम कर रहा था। दिल्ली दिल्ली से जो काम से वीआरएस देख के वापस आ गया था। बाद में मैं एक पेपर में ऐड देख के डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी इधर एक राष्ट्रोत्थान परिषद में, तो उनका न्यूरोथेरेपी शुरू करना था। अभी शुरू नहीं किए थे, वो फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए लिए हम लोगों को। तो मैं उधर ज्वाइन हुआ मैं 2000 में ज्वाइन हुआ, 2000 इसमें ज्वाइन हुआ। उसके बाद 2 साल उनके पास प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस किया, अच्छा से ट्रीटमेंट दे रहे थे। बाद में हमको उधर आश्रम जाने का मौका मिला। मैं 2003 में शायद दिसंबर बैच में मैं उधर गया था। 2004 में अप्रैल में मेरा कंप्लीट हुआ। हमारे जो 11th बैच था हमारा, 11th बैच में हम लोग थे, तो मेरा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं उस बैच में। तो मेरा फर्स्ट आया था। गुरुजी जो उस समय में क्या था, गुरुजी जो फर्स्ट आते थे ना उनको सिखाने सिखाने के लिए भी उधर ऐसे ही 12th बैच में सिखाने के लिए मेरे को मौका मिला। मैंने एक बैच सिखाया भी। सिखा के उस बैच में जो ऑस्ट्रेलिया से सीखने आए थे, वो लोग मुझे ऑस्ट्रेलिया गुरुजी बोले उनके साथ जाओ, क्लिनिक सेटअप करके दो। मैं उधर शॉर्ट टर्म वीसा में उधर गया था। उधर जाके मैं उधर उन लोगों को क्लिनिक सेटअप करके वगैरह दिया। वो लोग कह रहे थे इधर ही रुक जाओ, आपको परमानेंट वीसा दिला देंगे, वर्किंग वीसा दिला देंगे वगैरह। मैं तो नहीं, वो तो कभी ना कभी तो वापस आना है। तो मैं अपना भारत देश में इतना अच्छा सर्विस करने के लिए मौका है करके वापस आ गया। मैं वापस आके मेरा क्लिनिक 2005 में शुरू किया मैं वापस। तो 2005 से लेकर अभी तक लगातार सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे विशाल जी और पंकज जी मेरे बारे में बताए, इतना तो बड़ा चढ़ा के उन लोगों ने ऑलरेडी बोले, लेकिन अभी भी मैं न्यूरोथेरेपी सीख रहा हूँ। ऐसे सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और सर्विस कर रहा हूँ। इतना ही कर रहा हूँ, इतना ही पोलाइटली हूँ मैं तो। इतना बड़ा चढ़ा के उन्होंने बोला, उनका बड़ापन है। और उस समय का आश्रम के बारे में कुछ बताना तो उस समय, अभी तो न्यूरोथेरेपी चलिए सबको पता है, तो अभी आसान है। अभी का जो लोगों को आसान हो गया ये इसको पेशेंट तक पहुंचाना। उस समय में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे न्यूरोथेरेपी को। तो लोगों को इसको समझा के ट्रीटमेंट देना बड़ा कठिन था, क्योंकि पाँव से ट्रीटमेंट देते हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले ही। वो पाँव से क्या ऊपर चढ़ते हैं और कैसे होता है वो होता है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ऐसे वैसे था। और आश्रम भी अभी जो जैसा है सूर्यमल, तब ऐसा नहीं था। उधर काफी काफी दिन बिजली नहीं होती थी। और बारिश इतना ज्यादा। अभी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी नहीं थे। हरी कुटीर भी नहीं था तब, हरी कुटीर बाद में बना। तो एक ही वो जो हमारा हॉल था, ट्रेनिंग हॉल, एक और हॉल नहीं था। रूम्स भी इतना साफ सुथरा नहीं था, लेकिन हम लोग उधर रह के इधर सीखे थे और सिखाए भी थे उसको, आश्रम को। सारे उधर पौधा वौधा लगाए, उसको नीट किए, क्लीन किए, काफी कुछ मेहनत करके हम लोगों ने उसको सीखे। उस समय में बहुत कठिन था सीखना। अभी तो चलिए बहुत लोग सिखा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पहले इतना नहीं होता था। अभी काफी कुछ इजी हो गया न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों को। अभी चलिए, वो अभी आश्रम का ऐसा था, गुरुजी के साथ हम उधर रहे। हमारा सौभाग्य गुरुजी के साथ कम से कम एक
उधर उनके साथ हम 3-4 साल लगातार उनके संपर्क में थे, उनके डायग्नोसिस सुनते थे और उनके साथ बैठते थे, वो क्या कहते थे वो सुने, डायरेक्टली सुने, लेकिन हमारा वो सौभाग्य है। तो गुरुजी का ऐसे बातें काफ़ी सारे बातें उन लोगों का गुरुजी का आदत है, उनका सिखाने का तरीका, वो लोगों से मज़ाक-मज़ाक में पेशेंट के साथ बात करने का तरीका वग़ैरह बहुत अच्छा रहता था, वो हम लोग डायरेक्टली देखे थे उसको, काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो आज आप लोग मुझे इधर इनवाइट किए हैं, कुछ टॉपिक दिए हैं, तो उसके बारे में मेरे को तो मुझे बोले कोई ना कोई एक टॉपिक आप बताइए करके, मैं पूछा कोई भी टॉपिक आप दो, मैं उसके बारे में मैं बात करूँगा करके मैंने बोला तो उन्होंने स्ट्रेस, डिप्रेशन और इंसोम्निया के बारे में बात करने के लिए मेरे से बोले। अभी मैं वो स्ट्रेस बताऊँगा, स्ट्रेस का डिप्रेशन और सर मैंने इंसोम्निया लोगों को ये कहा था कि थेरेपिस्ट का जो स्ट्रेस है वो भी दूर होगा और उनके पेशेंट के जो स्ट्रेस डिप्रेशन है उसको भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे थेरेपिस्ट का ही स्ट्रेस दूर करना है। हमारे वही, वही। थेरेपिस्ट इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहते पूरे दिन, पेशेंट्स का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस और भी बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस है। जी सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन सेशन जैसे करते हैं इसको, जी जी। तो ये स्ट्रेस समझना पड़ेगा, स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है और इंसोम्निया क्या है समझना पड़ेगा। और न्यूरोथेरेपी ऐसा एक कला है, इसमें सब ठीक कर सकते हैं, तो न्यूरोथेरेपी ठीक करता है। और मेडिकल साइंस के बारे में कहेंगे तो कई बार क्या होता है, सारे टेस्ट किया करते हैं, डॉक्टर भी कहता है तो ये करवाओ, वो करवाओ, वो हो सकता है, ये हो सकता है, सब होने के बाद भी कहते हैं कोई भी रिपोर्ट सारे रिपोर्ट नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं होता। उस समय में क्या कहता है डॉक्टर, नहीं ये तो आपको टेंशन ले रहे हो या स्ट्रेस है इसलिए आपको प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करके बोलते हैं। कई बार हमने ऐसा सुना है। तो ऐसे समय में क्या करना पेशेंट को वो जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है ना। तो पहले स्ट्रेस क्या है वो समझेंगे। स्ट्रेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, इंसान का एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो कोई भी काम ऐसे चैलेंजिंग आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कोई ऐसे चेंजेस आ जाता है, तो रेगुलर करते रहते हैं, कोई चैलेंजिंग काम आ जाएगा या चेंजेस हो जाएगा, उस समय में जो होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो ये स्ट्रेस क्यों होता है बॉडी में, तो हम लोग सभी को पता होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करके है ना, उसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन करके, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन सारे सुने होंगे। गुरुजी हमको बहुत अच्छा से इसको पढ़ाते थे। तो फॉर एग्जांपल कहना है तो एक बार एक इंसान कोई भी काम नया हो जाता है या चैलेंज हो जाता है या डर जाता है, उस समय में क्या होता है, तो एड्रेनालिन रिलीज हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनालिन रिलीज हो जाता है, मतलब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो बोलते हैं, वो रिलीज हो जाता है। वो तब क्या करता है वो समझेंगे तो हमको स्ट्रेस के बारे में पता चल जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल बताएंगे, कोई झगड़ा होता है, झगड़ा हो गया, मेरा नॉर्मल लाइफ में मैं जा रहा था तो झगड़ा हो गया, पड़ोस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से क्या 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 होगा, झगड़ा होने से क्या क्या होता है उस समय में, झगड़ा के टाइम में मेरे में मतलब इंसान में क्या क्या चेंजेस होता है, वो सारे एड्रेनालिन करता है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन कहते हैं उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। वो पहले क्या होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, उसमें क्या होता है, झगड़ा होता है तो हमारे हाथ है ना, उसमें वो बड़ा हो जाता है। आंखें इसलिए बड़ा होता है, वो जो शत्रु है ना हमारे, जो हमारे साथ जो लड़ रहे हैं, वो कितना दूर है, उसको कैसे देख के, अगर हम आंख बंद कर देंगे तो वो दिखेगा नहीं, वो सामने से वार कर देगा, इसलिए आंख बड़ा हो जाता है। आईलिड वो बड़ा हो जाता है, बाद में सलाइवरी ग्लैंड है ना, वो सीक्रेशन बंद कर देता है। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेशन बंद कर देता है इसलिए कि हमको भूख ना लगे, हम वो जो खा हमारा मन खाने पीने में ध्यान ना दे, हमको अभी लड़ना है या भागना है, फाइट और फ्लाइट के सिस्टम में काम करता है वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में।
तो उसके बाद क्या करता है, तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है। हार्ट बीट इसलिए ज़्यादा होता है, सब जगह हार्ट ब्लड पहुँच रहा है ना, पंप करना पड़ेगा, इसलिए हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। हार्ट बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो सब जगह ब्लड पहुँचेगा तो एनर्जी आएगा करके। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स है ना, वो स्वेट रिलीज़ करने लग जाता है, इसीलिए तो पसीना हो जाता है, झगड़ा करते हैं या डर जाते हैं तब। तो बाद में वो जो लीवर है ना, लीवर क्या होता है, स्टिमुलेट करके उसमें ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा हुआ रहता है बॉडी। इमरजेंसी में रिलीज करने के लिए उसको रखा हुआ रहता है, वो रिलीज कर देता है। लीवर अभी एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट हुआ था, लीवर में स्टोर था, उसको रिलीज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी में रिलीज कर देता है। तब हमारा ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए करके बॉडी ऐसा करता है। उसके बाद जो स्टोमक में डाइजेस्टिव सिस्टम में ना, सारे स्लो हो जाता है, काम नहीं करता उस समय में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा सर्कुलेशन चला जाएगा, ध्यान चले जाएगा, तो हम लड़ नहीं पाएंगे या भाग नहीं पाएंगे करके वो तो ऐसे करता है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स में वो जो एड्रेनालिन रिलीज हो जाता है, अभी जो प्रोसेस हो रहा है ना, एड्रिनल रिलीज हो जाता है। उसके बाद ब्लड वेजल्स है ना, सारे कंस्ट्रिक्ट होता है, सर्कुलेशन सब जगह जाना है ना, उसके लिए कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। यूट्रस कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। इसलिए कोई डर जाता है, ज़्यादा घबरा जाता है उस समय में, उसको या यूरिन लीक हो जाता है या मोशंस हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। ये सारे प्रोसेस एड्रिनल ग्लैंड करता है। जैसे कोई डर जाता है या झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो वो तुरंत उसका प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद जो सारे होने के बाद हम लड़ते हैं उसको, या उधर से चले जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, नॉरएड्रेनालिन कहते हैं उसको। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे नॉर्मल, जो आँख के बड़े हो गए थे पुपिल, वो नॉर्मल होता है, हार्ट बीट नॉर्मल और स्लो हो जाता है जो बड़ा था। बाद में एयरवेज जो कंस्ट्रिक्ट हुआ था, जो बढ़ गए थे, एयरवेज एक्सपैंड हो गए थे, उसको नॉर्मल करते हैं। जो ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाता है, फिर ग्लूकोज जो रिलीज हो रहा था उसको बंद कर देते हैं, और इंटेस्टाइन और स्टोमक काम करने लगता है, और यूट्रस और ब्लैडर सारे ठीक हो जाता है। ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सारे फाइट करने के लिए रेडी करता है, जो ये रिलैक्स करने के लिए रेडी करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्ट्रेस क्यों है, स्ट्रेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, अगर वो नहीं हुआ तो हम फाइट नहीं कर सकते, जो सिचुएशन है, जो डेंजर सिचुएशन है, उससे बाहर नहीं आ सकते। इसमें एक टेम्पररी स्ट्रेस करके रहता है ना, टेम्पररी स्ट्रेस अच्छा है, क्योंकि ये सारे फाइट करने के लिए ये होने से ही फाइट कर सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने से ही फाइट कर सकता है। फाइट होने के बाद तुरंत नॉर्मल होना है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना, नॉर्मल होना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अभी हमारे घर में झगड़ा होता है समझिए, तो पड़ोस में कोई आता है, वो झगड़ा छुड़ाता है। वो क्या कर रहे हैं झगड़ा, तुम लोग कभी झगड़ा नहीं कर रहे थे, क्या हुआ झगड़ा कर रहे हो करके आके छुड़ाता है। तो मतलब वो झगड़े को बंद कराता है। तो हम आज चुप हो जाते हैं, कल फिर से झगड़ा होता है समझिए, फिर से झगड़ा झगड़ा होता है। जो भी ये जो वेरिएशन हुआ था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, हार्ट बीट बढ़ा था, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गया था, ग्लूकोज रिलीज हो गया था, वो हो जाता है। तो फिर जो दूसरे दिन भी हम झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, वो दूसरे दिन भी आते हैं छुड़ाते हैं, और तीसरा दिन भी करते हैं, तो ये इनका रोज का हो गया करके थोड़ा धीरे आएंगे। उसके बाद चौथा दिन भी हम झगड़ा करेंगे ना, तब वो आना ही बंद कर देगा। ऐसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में जो भी झगड़ा होता है उस समय के लिए एनर्जी क्या चाहिए होता है, क्या बढ़ा हुआ रहता है। अभी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हुआ तो बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में रिलीज हो जाता है तो शुगर बढ़ा हुआ रहता है। वो सबको नॉर्मल करके आता है ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक दिन छोड़ देगा। वो एक बार नॉर्मल करेगा, दो बार करेगा, बार 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 करता था, चलो इसका रोज का है, इसको तो बंद कर देंगे, तो बंद कर देंगे। अभी जो भी पैरामीटर बढ़ा हुआ रहता है वो ऐसे ही ऊपर रह जाता है, बीपी भी ऊपर रहेगा,
तो ग्लूकोज भी ऊपर रहेगा, हार्ट बीट भी हमेशा घबराते रहेंगे, पल्पिटेशन होता रहेगा। सारे जो प्रॉब्लम्स है, इंटेस्टाइन डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा उन लोगों को, डाइजेशन ठीक नहीं है, हार्ट बीट ज़्यादा रहता है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहता है, और अपना जो यूट्रस का प्रॉब्लम है, ब्लैडर का प्रॉब्लम है, वो सारे होता रहेगा। ये स्ट्रेस का है। इसमें कई बार क्या होता है, एक-एक इंसान का एक-एक पार्ट वीक रहता है, उस पार्ट में वो जो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। किसी को ज़्यादा टेंशन रहेगा तो पेट दुखेगा, किसी को सिर दुखने लगेगा, किसी को मोशंस ज़्यादा बार-बार लगते रहेगा या नहीं लगेगा, ऐसे सारे होता रहेगा। इरिटेबल बाउल्स हो जाता है, कई को किसी को हो जाता है। ये मेनली हेडेक हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, फैटिग हो सकता है, मतलब जो सुस्त-सुस्त रह सकता है, वो नींद नहीं आता, और कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते, और बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमेशा वो इरिटेशन इसमें ही रहता है। तो लोगों को अवॉइड करने लगते हैं, अकेला रहना रहता है, ये सारे हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म अगर स्ट्रेस है तो ये अच्छा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो वो स्ट्रेस नहीं है तो हम नया कुछ कर नहीं पाएँगे, कोई भी चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएँगे। वो होना ज़रूरी है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिव होना ज़रूरी है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक, लंबा टाइम तक रखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे अगर हम बाहर आना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थोड़ा अपने आप को, जो चैलेंजिंग फेसेस है, जैसे कि नया काम हो गया, काम में तकलीफ हो गया, या काम चले जाता है, फाइनेंशियली वीक हो जाता है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये सारे जो भी कॉजेस रहता है, उसको या एक्सेप्ट करके उससे दूर रहना पड़ेगा, या उससे फाइट करके बाहर आ जाना चाहिए। तब हम शॉर्ट टर्म से उसको बाहर आ सकते हैं। उसके लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज है, उसमें खासकर योगा और वॉकिंग, और ये सारे माइंड को थोड़ा क्लियर करता है, मतलब रिलैक्स करता है, और प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट सुबह-शाम थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, और मेडिटेशन करके माइंड और बॉडी को काम कर सकते हैं। और किसी न किसी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ अपना इमोशंस है, उसको शेयर करने से भी हम थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। जो अच्छा से रेस्ट लेने से भी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। जो प्रॉपर स्लीप लेने से भी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। कोई अच्छा म्यूज़िक सुनने से भी स्ट्रेस से बाहर आता है। या इसको बार-बार करने से क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। ये थोड़ा स्ट्रेस से भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस मूड में हो जाता है, मूड डिसऑर्डर हो जाता है इसमें। वो जो स्ट्रेस था, वो टेम्पररी था, आता था, जाता था, हम फाइट करते थे, बाहर आ जाते थे। अभी अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, या खिन्नता कहते हैं उसको। उससे क्या होता है, सीरियस मूड डिसऑर्डर हो जाता है। सीरियसली मूड उसको डिसऑर्डर हो जाता है। वो क्या होता है, तो वो बढ़ने से ऐसे ही क्या होता है, सैडनेस रह जाता है। वो खाली-खाली खालीपन आ जाएगा लाइफ में, और इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कुछ भी काम करने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और ये लंबा टाइम तक स्ट्रेस में ही रह जाएँगे हम। तो इससे क्या होता है, कोई भी काम नहीं करेंगे इंसान, वो नींद नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगा, और डिसीज़न, कोई डिसीज़न नहीं लेगा वो, मैं नहीं है, मैं कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं हुआ, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो कभी-कभी क्या होता है, इतना एक्सट्रीम बढ़ जाता है, वो सुसाइड टेंडेंसी तक भी वो सोचने लगता है। ये इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल चेंजेस से भी कभी-कभी होता है, ब्रेन में केमिकल रहता है। आप लोगों को पता है, इसको सेरोटोनिन, मेलाटोनिन करके रहता है ना, ये भी सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और डोपामाइन, ये खुशी के हार्मोन्स हैं, या खुशी के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है। वो हैप्पीनेस करता है उसको, वो इम्बैलेंस हो गया तब ये हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये जो डिप्रेशन है ना, वो फैमिली हेरिडिटी से भी आता है। कई लोग वो पापा को या मम्मी को रहता है, या दादा-दादी को रहता था। वो कई बार ना वो फैमिली से भी जो ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम जेनेटिक्स से भी हो जाता है। और कई बार एनवायरमेंटल चेंजेस से होता है। जैसे काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना,
और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर है या पढ़ नहीं पाएँगे, ऐसा हो जाता है या कई बार क्या होता है रिलेशनशिप फेल्यूर हो जाता है। कोई हस्बैंड वाइफ जुदा हो जाते हैं या लव फेल्योर्स हो जाता है, उस समय में होता है। और कई बार फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाता है, कई बार किसी को पैसा दिया था, वो उन्होंने लेके भाग गया या किसी को श्योरिटी डाले थे, वो हमको धोखा दे दिया। उस समय में बहुत ज़्यादा एक ही साथ में वो जो स्ट्रेस आता है ना, उसकी वजह से भी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है अपना जो बहुत ज़्यादा हमारा ख़ास रहता है, बहुत प्यारा रहता है मतलब हमारा बहुत नज़दीक रहता है, वो लोगों का या देहांत हो जाता है या वो लोग हमको छोड़ के चले जाता है, उस समय में भी तो ये सारे स्ट्रेस आता है, ये डिप्रेशन के लिए कारण हो जाता है। ये डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी हम लोग उसको रेगुलर मतलब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको कैसे बाहर आना पड़ेगा, जो लॉस है, उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ है, रूट कॉज़ उसका मेरा डिप्रेशन का, स्ट्रेस का रूट कॉज़ क्या है, उसके ऊपर हम काम करना पड़ता है। वो काम का है, तो काम को कैसे टैकल करना पड़ेगा। अगर क्या काम का वजह से डिप्रेशन है, काम को या 2 तरीके से गुरुजी कहते थे, एक दिल से, एक दिमाग से काम करते हैं करके। दिल से काम करते हैं तो वो कोई ये वो हमको जो बर्डन नहीं लगता। दिमाग से काम करते हैं तो वो बर्डन लगता है। अपना फॉर एग्जांपल कहते हैं कोई अपना हो, अपने बच्चे रोते हैं ना, हमको बहुत दुःख होता है। वही पड़ोस का बच्चे रोता है ना, तो वो सिर में दर्द आता है। तो गुरुजी एग्जांपल्स देते थे ऐसे ही। अपना पीयर वाले आते हैं, कोई लेडीज़ है, पीयर वाले आते हैं मतलब उनका मायके वाले, तब बहुत खुश हो जाता है। वही ससुराल वाला आता है, थोड़ा दुःख हो जाता है। मतलब 2 तरीके से काम करता है, एक दिमाग, एक दिल। अगर काम करना भी हम दिल से करेंगे, न्यूरोथेरेपी भी कह रहे थे पंकज जी, न्यूरोथेरेपी को बर्डन सोच के करेंगे तो वो नहीं होता। उसको है ख्वाब जैसे करेंगे, एक खुशी-खुशी से करेंगे, उससे प्यार करेंगे तो पक्का हम खुशी से काम करेंगे, कभी बर्डन नहीं होता। हम लोग कितना घंटा काम करते थे, कितने पेशेंट देखते थे, कोई अभी तक तो हमको ऐसा नहीं लगा, कभी ये बर्डनली काम कर रहे हैं। तो इसलिए काम हो तो ऐसे करना पड़ेगा या पढ़ाई भी ऐसे ही है, उसको प्लान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ये हम प्लान नहीं करेंगे ना लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो रूटीन ठीक करना पड़ता है। वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हम ये स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। क्या कारण से स्ट्रेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सभी देख के हम करेंगे तो ठीक रहेगा। उससे बाहर हम आ सकते हैं, नहीं तो बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो वो जाते-जाते उसमें मेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नींद नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगा, वो डाइजेशन नहीं होगा, सभी रहता है। उसमें अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएँगे तो नींद, इसमें जो नींद नहीं आता। नींद क्यों नहीं आता, उसका कई कारण है। ये तो स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी नहीं आता नींद। तो नींद नहीं होता तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। नींद डिस्टर्ब होने से या एक पूरा नींद नहीं आती है या नींद टूट-टूट के आती है, एक बार टूटने से दोबारा नहीं आती, ऐसे भी होता है। तो गुरुजी कहते थे कोई नींद नहीं आता गुरुजी कई बार क्या होते थे मज़ाक-मज़ाक में पेशेंट्स को बात करके उनको समझाते थे। गुरुजी कहते थे एक नींद नहीं आता, बहुत अच्छा हुआ ना बेटा नींद नहीं आता तेरे को करके। क्यों गुरुजी मेरे को नींद नहीं आता? मतलब तो वॉचमैन रखना नहीं पड़ता ना, तो रात भर जगा रहता है, तो एक व्हिसिल ले लो, गली में घूमो, तो अच्छा हो जाएगा, सबको फ़ायदा हो जाएगा करके मज़ाक-मज़ाक में करते थे। लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। अगर खाना-पीना नहीं है, फिर भी हम रह सकते हैं। अगर कंप्लीटली एक 7 दिन, 8 दिन नींद नहीं है, तो सर्वाइव होना ही मुश्किल हो जाएगा। कंप्लीट नींद नहीं आता, बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा आता है तो चलेगा, लेकिन नींद नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि नींद से ही बॉडी ठीक करता है अपने आप को। आप होमियोस्टेसिस सुने होंगे, बॉडी रिपेयर करता है नींद में ही, होमियोस्टेसिस करके, तो नींद में रिपेयर करता है। अगर नींद नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें नींद में वो शॉर्ट टर्म का रहता है, किसी-किसी को शॉर्ट टर्म थोड़े दिन के लिए रहता है क्योंकि स्ट्रेस रहता है, उनका जो डिस्टर्ब हुआ रहता है, तो वो ठीक होने के बाद फिर से नींद आने लगता है। नहीं तो शेड्यूल चेंज हुआ रहता है, तो कोई इवेंट रहता है, अभी घर में शादी है, तो नींद नहीं आएगा थोड़े दिन। वो शादी खत्म होने के बाद नींद आ जाएगा।
ऐसे ही कोई नया काम रहता है, वो शुरू-शुरू में उसका टेंशन है, उसके बारे में नहीं पता, थोड़े दिन नींद नहीं आता, बाद में नींद आ जाएगा। तो ऐसे ही रहता है, लेकिन ये वो ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए रहता है, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक रहता है, वो लंबे समय तक नींद नहीं आता, वो बराबर नींद नहीं होती है, फिर तो कई सारे रात हो जाता है सोना वगैरह, नहीं सोए हुए रहते हैं या हफ्ते-हफ्ते तक नहीं सोते, महीने-महीने तक सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये नींद नहीं आने का कारण एक मेन तो स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस से वो फिर भी वही रीज़न्स हैं, जो रीज़न्स हैं हम उसको देख के ठीक करना पड़ता है। वो जो रीज़न्स रहता है ना उसको हम टैकल करेंगे तो पक्का ठीक कर सकते हैं उसको। और फिर भी थोड़ा केमिकल इम्बैलेंसेस रहता है, उसमें क्या होता है नींद नहीं आने से अगर मैग्नीशियम कम रहेगा या पोटेशियम कम रहेगा तो भी नींद नहीं आता। विटामिन डी अगर बॉडी में कम रहता है तभी नहीं आता। अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं नींद नहीं आता, तो इन लोगों को ये चेक कराने के लिए भी बोलना पड़ेगा, विटामिन डी चेक करो, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी चेक करके देखना पड़ेगा। अगर कम है, उसका उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलना पड़ेगा। और जो हाई लेवल स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है और डिप्रेशन है, वो सारे जो क्यों है, क्या है, उनको पूछना पड़ेगा, हिस्ट्री पूछना पड़ेगा। अभी कई सारे बच्चे बाहर रहते हैं, जो पेरेंट्स अकेले हैं, उनको उनका ही चिंता रहता है। या पेरेंट को इतना ही ज़्यादा चिंता है तो बच्चों को वापस बुलाना पड़ेगा या उनको उनके साथ जाके रहना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं वो उनके बिना भी हम रह सकते हैं करके एक्सेप्ट करके रहना पड़ेगा। ये लाइफ़स्टाइल में जो भी स्ट्रेस के कारण है या डिप्रेशन के कारण है, उससे हम ठीक नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगा। तो खाली बॉडी को ट्रीटमेंट देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग का भी उनको समझाना पड़ेगा, जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जेट लैग का मतलब समझिए ये अलग-अलग टाइमिंग्स में सोना, वो शिफ्ट्स में काम करते हैं। तो एक दिन थोड़े दिन नाइट शिफ्ट काम करते हैं, थोड़े दिन डे में काम करते हैं। तो नाइट और डे में चेंज होता है ना, उस समय में बायोलॉजिकल क्लॉक करके रहता है। उसके लिए सर्कैडियन रिदम कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल क्लॉक। वो डिस्टर्ब होने से भी नींद नहीं आता। इसलिए एक टाइम हम फिक्स करना पड़ेगा बेड टाइम कब जाते हैं, सोने के लिए कितना बजे जाते हैं हम लोग, कितना बजे उठते हैं, वो एक फिक्स करना पड़ेगा। वो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करता है, जिस टाइम में हम खाना खाते रहते हैं, वो अगर हम टाइम नहीं देखते हैं ना, फिर भी उस समय में हमको भूख लगने लगता है। ऐसे जिस टाइम डेली सोते हैं, उस टाइम हमको नींद आने लगता है, घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो भी चीज़ है, जो टाइम में वो हम करते रहते हैं रेगुलरली, वो होते रहते हैं। नींद भी ऐसे ही, अभी मैं 10 बजे सो रहा हूँ, आज 10 बजे सोया, कल को मैं 11 बजे सोया या तो एक दिन 9 बजे सोया, तो बॉडी को पता नहीं चलता कितने बजे मैं सोऊँ, कितने बजे वो जो सेरोटोनिन बनेगा या डोपामाइन बनेगा, तो वो सारे कैसे नींद आएगा? बताइए, वो नींद नहीं आएगा, टूट जाएगा वो और रिदम टूटेगा तो नहीं आता। वो उसको लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोटेटिंग शिफ्ट को हो सके तो एक डेली एक ही टाइम में सोने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। अगर मजबूरी है तो करना ही है नाइट नाइट करना तो दिन में अच्छा से दिन में कम से कम 7-8 घंटा तो नींद ज़रूरी है। नींद नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो उनका काम बराबर नहीं होता। उनको रेस्ट नहीं मिलता, फिज़िकली वो एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, मूड ठीक नहीं रहेगा, झगड़ा करेंगे, सभी करेंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएँगे, फिर लोनली रहेंगे, वो नींद भी बहुत बराबर है, ठीक है? और नींद नहीं आने का और का कारण है, हमेशा ये सोने से पहले क्या करते हैं लोग या मोबाइल में लगे रहते हैं या टीवी लगे रहते हैं या लैपटॉप। उसमें क्या होता है वो ब्लू स्क्रीन रहता है ना, ब्लू रेज़ वो नींद को डिस्टर्ब कर देता है, नींद इतना जल्दी आने नहीं देता। तो इसलिए वो थोड़ा-सा जो स्क्रीन है ना, जो भी है, मोबाइल है या लैपटॉप है,
या टीवी है, वो 1 घंटा पहले सोने से 1 घंटा पहले उसको हम उससे दूर रहना पड़ेगा। दूर रह के कोई जो स्लो म्यूज़िक सुनना, कोई जो अच्छे काम किए ना आज पूरा दिन मेरे साथ क्या अच्छा-अच्छा हुआ, उसके बारे में सोचना, तो मैं या क्या अच्छा किया करके वो ये सोच के, मन को शांत करके, मन को अच्छा से करके, तो सोना पड़ेगा। और कई लोग दूसरा क्या करते हैं, जो सोने से पहले कॉफ़ी वग़ैरह पीते हैं, उसमें कैफ़ीन रहता है। वो कैफ़ीन और वो नींद को डिस्टर्ब करता है, नींद आने नहीं देता। और कई लोग क्या होता है वो जो निकोटिन है या टोबैको है, अल्कोहल वग़ैरह लेते हैं, उनको भी नींद नहीं आता। इसलिए जो भी है उसको अवॉइड करेंगे तो नींद आता है ज़रूरी। ये सारे पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं तो उसके प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता। वो फिज़िकली हम ट्रीट करते रहते हैं लेकिन मेंटली या उनका लाइफ़स्टाइल में ये सारे चेंजेस रहेगा तो ठीक नहीं होता। हम समझना पड़ेगा क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे टैकल करना पड़ेगा, उनको पूछ के हिस्ट्री पूछेंगे तो पता चलता है। ठीक है? ऐसे और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी खाते हैं ना, अभी ओवर ईटिंग कर देते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं, तुरंत सो जाते हैं। उससे क्या होता है एसिड रिफ्लेक्शन हो जाता है, उससे भी एसिड रिफ्लेक्शन होने के बाद भी डिस्टर्ब हो जाता है नींद। नींद डिस्टर्ब होता है, नींद डिस्टर्ब होने से वो बीच-बीच में एसिड खुलेगा, नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो इसीलिए क्या करने का थोड़ा रात में लाइट फूड लेना पड़ेगा, भरपेट नहीं खाना और बिना खा के सोएँगे तो भी भूख की वज़ह से भी बीच-बीच में हम उठेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत जो हमको पता रहता है कितना खाने से कितना हमारा बॉडी कंफर्टेबल है, कैसा है करके हमको पता रहता है, उसको हम देख के हमारा बॉडी हमारे जो खुद के बॉडी के लिए हम ही डॉक्टर हैं, हमको पता होना चाहिए। गुरुजी भी यही कहते थे। गुरुजी कहते थे 1 घंटा में एक आधा घंटा 1 घंटा तुम ट्रीटमेंट या डॉक्टर के पास आओगे, बाकी 23 घंटा तो खुद के साथ तुम रहते हो तो तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी क्या कह रहा है, करके गुरुजी कहते थे। इसीलिए बॉडी क्या कहता है, कौन-सा फूड लेने से क्या होता है, कौन-सा काम करने से मेरे को क्या तकलीफ हो रहा है, क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या अच्छा है करके, ये सभी हमको पता होना चाहिए। वो वो पता करके उसके अकॉर्डिंगली हम अ, मेंटेन करेंगे तो इसको हम बाहर नींद अच्छे से आ सकता है। तो अ, उसके बाद क्या नींद नहीं आने का कारण क्या होता है? हम अलग-अलग थॉट्स मतलब नेगेटिव नेगेटिव सोचना, नेगेटिव नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना या झगड़ा के बारे में सोचना या कल के बारे में तो बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये सारे भी नींद का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम जो रूटीन को ठीक करेंगे ज़रूर उस नींद से हम बाहर आ सकते हैं। ये अगर ऐसे ही छोड़ दें, तो हमारे सारे काम नीचे हो जाएगा। अभी हम जो परफॉर्मेंस रहता है, जो नींद नहीं आया, तो ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस में नींद आने लगता है या बराबर फ़ोकसिंग नहीं कर सकते, उधर हमको गालियाँ पड़ेंगे, तो वो काम नहीं होगा, जॉब से निकाल देंगे कई बार, क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस ही नहीं रहेंगे ना, तो हो जाता है। और नींद नहीं आने से अगर गाड़ी-वाड़ी चलाते रहते हैं, तो एक्सीडेंटल रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। एंग्ज़ायटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। सारे टेंशन से जो भी है, उससे होता रहेगा। इसलिए इसको ठीक करना पड़ता है। और कई बार क्या बॉडी में पेन रहता है, बॉडी पेन ज़्यादा रहेंगे, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा और कई सारे मेडिकेशंस लेते हैं ना, उससे भी नींद नहीं आता। मेडिसिन्स लेते हैं ना, वो अस्थमा का दवाई लेंगे या एंटी डिप्रेशन वाला दवाई लेंगे, तो उससे भी हमको नींद नहीं आता, वो भी देखना पड़ेगा। कोई दवाई ले रहे हैं तो उससे नींद नहीं आता तो उसको चेंज कराना कैसे, उसको कैसे कम कराना, कैसे छुड़ाना है, ट्रीटमेंट के साथ-साथ उसको करना ज़रूरी रहता है। और कई लोगों को क्या होता है स्लीप एपनिया रहता है, नींद में ज़्यादा खर्राटे लेते हैं या बीच-बीच में उनका श्वास रुक जाता है। तभी वो जग जाते हैं, बाद में नींद ही नहीं आता। ऐसे सारे कॉजेज़ रहते हैं, कॉजेज़ को ढूँढ के हम ट्रीट करेंगे तो ठीक होता है। तो इसको फिर से कहना है तो क्या होता है जो रेगुलर टाइम में सोना पड़ेगा नींद के लिए, एक 10 बजे सोता है तो 10 बजे सो जाने का।
गुरुजी भी हमको कहते थे जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो करके। वो एक होम्योस्टेसिस है, गुरुजी का ही है, लेक्चर में कह रहे थे हमको। और 10 बजे से 12 बजे का जो नींद में रहता है ना इंडियन टाइम में, 10 बजे से 12 बजे तक अगर नींद में रहेंगे, बॉडी में होम्योस्टेसिस काम करता है। पीनियल ग्लैंड में जो मेलाटोनिन, सेरोटोनिन रिलीज होके होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है। मतलब उस दिन का जो भी इम्बैलेंस रहता है उसको बॉडी ठीक करने का समय है 10 से 12 बजे, उस समय में सो जाने का। तो सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठना, जैसे 4:30 बजे 5 बजे उठेंगे तो हम ऑलमोस्ट फ्रेश रहता है और रूटीन रहता है, नींद भी आता है। तो दिन में दिन में नहीं सोना। कई लोगों को क्या होता है, दिन में थोड़ा सो जाता है तो रात को भी नींद नहीं आती। क्योंकि जितना बॉडी को टायर्ड हुआ था, जितना रेस्ट चाहिए था, वो दिन में मिल जाएगा तो रात को बॉडी नहीं सोती है, बॉडी अलर्ट हो जाती है। इसलिए वो दिन में नहीं सोना और रेगुलर टाइम में सोना, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना पड़ता है हमको। और जब सोते हैं ना, रूम में कई सारे लोग है ना लाइट जला के रहते हैं, वो जो हमको अनकॉन्शियसली वो जो हाथ के टाइट करते हैं, मतलब हमको रिलैक्स नहीं होता, नींद नहीं आता। इसलिए रूम डार्क रहना है और निशब्द रहना है, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं रहना चाहिए। वो ऐसी जगह देख के हम सोने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। जो जिनको इंसोम्निया रहता है, ये सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। और थोड़ा योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है, म्यूज़िक सुनना पड़ता है, रात को स्पाइसी फूड वगैरह अवॉइड करना पड़ता है, ये सारे अवॉइड करना है। थोड़ा ये जो सेरोटोनिन है ना, जो हम हमारे जो ट्रीटमेंट का मेथड में आएंगे, सेरोटोनिन डायरेक्ट अगर कोई भी फूड में भी नहीं मिलता वगैरह, फूड में देखते हैं तो वो एक तो ट्रिप्टोफैन करके अमीनो एसिड है, उसके जो रॉ मटेरियल है वो जो सेरोटोनिन बनाता है। और मेलाटोनिन और ये मैग्नीशियम वगैरह, तो ये डेफिशिएंसी हो गया तो भी नींद नहीं आता। उसके लिए कैसे स्टिमुलेट करना हमको पता है। तो सेरोटोनिन के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, नींद के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं, 8.6 गैसेस 6 एरिया, 20 बैक ऑफ नी देते हैं। उसके बाद ब्रॉडमैन एरिया 17-18 देते हैं इसको नींद के लिए। उसके साथ कुछ खाने पीने से भी नींद, गुरुजी कहते थे जो केला है ना, बड़ा केला, उसका जो छिलके में जो सफेद सफेद धागे धागे से आता है ना, उसको निकाल के थोड़ा खाने से भी अच्छा नींद आता है करके गुरुजी कहते थे। उसको हम भी तो कई सारे लोगों को बोला है तो नींद में अच्छा उनको फर्क पड़ा। और चेरी जूस है ना, उसमें विदाउट शुगर वो मेलाटोनिन को स्टिमुलेट करता है, चेरी जूस। वो चेरी जूस थोड़ा विदाउट शुगर उसको लेना। आलमंड्स और वॉलनट, नट्स में आलमंड्स और वॉलनट लेना पड़ेगा, वो मैग्नीशियम मिलता है और वो भी मेलाटोनिन को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी वो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए मतलब वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो उसमें मिल जाता है। और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर बहुत कम हो गया तभी भी हम इंसोम्निया का शिकार बन जाएँगे। इसलिए ये सारे चीज़ करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट से नहीं होता ये। नींद नहीं आता, खाली नींद का ट्रीटमेंट देने से कुछ नहीं होता। और उनको एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट है, वो डिप्रेशन के लिए दे सकते हैं, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो लाइफ़स्टाइल है ना, उनका लाइफ़स्टाइल ठीक करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन और इंसोम्निया एक ही है, मतलब वो सीवियरिटीज़ है, एक के बाद एक के बाद एक बढ़ जाता है। उसमें तो ये डिप्रेशन बहुत खतरनाक है। एक बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो जैसे पागल जैसे बिहेव करना लग जाता है। तो उसको पता करना पड़ता है क्या कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या तकलीफ हो रहा है उनको, किस में तकलीफ है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उससे बाहर कैसे आना है उसको तो समझाना पड़ेगा, उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा, उसको रोल्ड आउट करना पड़ता है। तभी तो हम उसको ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं। ये एक बार अगर वो मेंटली ठीक हो जाएगा ना, तो उसका फिजिकली हम ठीक कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। इसलिए ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स, इसको ठीक करने के लिए हम काम करना पड़ेगा। कई बार हमने भी देखा है, कई सारे पेशेंट को बहुत दिन ट्रीटमेंट दिए हुए तो भी ठीक नहीं होता, बाद में पता चलता है उनको मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है कोई ना कोई चीज़, इसलिए उसको टैकल करेंगे तो ठीक होता है। ये सारे चीज़ पे हम काम करना पड़ेगा न्यूरोथेरेपिस्ट। और दूसरा खुद भी
जो आधा बीमारी तो हम कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, कैसे उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो उससे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। खाली ट्रीटमेंट से नहीं होता, हमारे बिहेवियर, पेशेंट के साथ हम कैसे बात करते हैं, पेशेंट से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे हम अ, उनके साथ समझा के कैसे ठीक करते करके समझाएँगे तो ठीक होता है। तो ये सारे ध्यान में रखना पड़ेगा और खुद टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। खुद टेंशन इसलिए आता है, अभी न्यूरोथेरेपी का टेंशन कई सारे क्या होता है, एक तो पेशेंट नहीं आते हैं, तो कई सारे सेंटर्स में पेशेंट नहीं आते, वो एक चिंता रहता है। और कई सारे सेंटर्स में उनका थेरेपिस्ट नहीं मिलता, वो भी एक टेंशन रहता है। या उनका जो वर्किंग आवर्स डिफरेंस रहता है, वो भी चिंता रहता है। वो क्या है, वो देखना पड़ेगा। और ये हम थोड़ा-सा काम के लिए काम करना पड़ेगा। ये पैसे के लिए काम करेंगे तो वो नहीं होता। पैसा नहीं सोचना, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्ञान बढ़ा के जाएँगे। अगर ज्ञान के पीछे जाएँगे तो पैसा पीछे आएगा। हम लक्ष्मी जी के पीछे जाएँगे तो सरस्वती भाग जाएगी। तो सरस्वती के पीछे भागेंगे ना हम लोग, लक्ष्मी पीछे-पीछे आएगी। इसलिए पैसे के बारे में सोचिए मत, ज्ञान बटोरिए। अभी अब अभी आपका काबिलियत बनानी है, आपका कामयाबी पीछे आएगा, ठीक है? काबिलियत बनाने के लिए कोशिश करिए, ज्ञान लीजिए। बहुत जल्दीबाज़ी में कुछ नहीं होता, शॉर्टकट नहीं रहता लाइफ़ में। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तभी ठीक होता है। और ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ़ में एक बार नाम खराब कर लिया ना, तो वो कभी भी वो आगे नहीं आ सकते। दूसरों के नज़र से नहीं है, हमारे नज़र में ही हम गिर जाते हैं। हम आईने देखते हैं तो हमको लगता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कोई लायक नहीं हूँ करके हो जाता है। इसलिए अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। इंसान तभी बढ़ेगा जब उनको प्राउड फ़ील होता है ना, तभी उनका ग्रोथ होता है। तभी वो गिल्ट बनता है तो उसको उनका ग्रोथ रुक जाता है या नीचे चला जाता है। इसलिए ऐसे काम करिए जो अपने आप को दूसरों के नज़र से ऊपर उठे, मतलब प्राउड फ़ील हो। प्राउड फ़ील होंगे तो सब ठीक होता है। तो इसलिए ये सारे करना पड़ेगा। और आप लोग टाइम से सोना है, पेशेंट को अगर समझाते हैं तो आप भी टाइम से सोना है, आप भी टाइम से उठना है, कोई सोशल सर्विस वगैरह करना चाहिए। अभी मेरा जो लिमिटेशन में मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ 7 टू 7, एक उसके साथ-साथ एक 40 जगह में सुबह-शाम योगा सिखाता हूँ फ्री में। मतलब इतना योगा ट्रेनर्स को ट्रेंड किया है। उसके बाद एक गौशाला चला रहा हूँ। तो मैं ये सारे दूसरों के लिए नहीं चलाता, मतलब दूसरे के लिए नहीं करता। अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता है। लेकिन मेरा कर्म, मेरा जो आत्मा को शुद्धि करने के लिए मेरे को एक मौका है। दूसरों को सेवा सेवा करने के लिए एक मौका मिला, मैं शुद्ध बना। अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता था। गुरुजी भी वही कहते थे। हम लोग उसका शुद्ध होने के लिए ये लोग हमको मौका दे रहे हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो हम उनको फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। वो हमको सेवा करने के लिए मौका दे रहे हैं। वो हमको प्राउड फ़ील करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। हमको हमारा आत्म शुद्धि होगा, हमारा बरकत होगा, सभी होगा। हमारे लिए जो वो उन हमारे लिए नहीं है। तो पेशेंट के लिए हम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमको 10 जगह है, लेकिन वो हमारा मदद कर रहे हैं। हम उनको मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे सोच के काम करेंगे तो कुछ भी डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा। और ये भटकना भी बंद कर देने का। गुरुजी कहते थे, वो बार-बार डॉक्टर बदलते थे ना, या ऐसे ही आजकल बार-बार थेरेपिस्ट बदलते हैं। एक जगह में टिकते नहीं है वो। सीखते नहीं है कुछ भी, थोड़ा इधर सीखते हैं, थोड़ा उधर सीखते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, थोड़ा कोई 1000 रुपए ज़्यादा देते हैं तो उधर चले जाते हैं। कोई एक पैसा वाला पेशेंट आ गया, उसके साथ ही चले जाते हैं, वो क्या होता है? तो ऐसे नहीं जाना का। वो अपना हमारे पास कितने सेलिब्रिटीज़ आता है, एक का भी फ़ोटो नहीं लगाया हमने, एक के साथ भी फ़ोटो नहीं खींचे। सिनेमा वाले आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, कोई भी आते हैं, कोई फ़ॉरेन से आते हैं, कहते हैं हमारे साथ आओ, मैं तो नहीं कहता। क्योंकि अपनापन छोड़ देंगे ना,
अपने नजर से हम गिर जाएंगे, तो वो डिप्रेशन का कारण हो जाएगा। वो कितने दिन रखेगा, हमको जाएगा, वो लेके जाएगा, पैसा वाला लेके जाएगा, थोड़े दिन रगड़वाएगा, उसका जो बाद में क्या तंग आ जाएगा, तो वो लात मार के भगा देगा, हम तो रास्ते में पड़ जाएंगे। तो ऐसे नहीं करने का, किसी के पीछे नहीं जाना, एक जगह में टिकना है, बार बार बदलना भी नहीं है, क्योंकि एक विश्वास रहता है ना, एक जगह में रुक के काम करेंगे तो विश्वास रहता है, लोगों को एक ट्रस्ट बना हुआ रहता है। ये नहीं भाई, ये आदमी 20-25 साल से एक जगह में है, तो ये तो ऐसे ही नहीं है करके रहेगा। ये सारे थेरेपिस्ट भी ध्यान देना पड़ता है। और जो जितना जानते हैं उसके अंदर लिमिटेशन में ही बात करना पड़ता है। हम लोग कई बार क्या होता है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या क्या की बोल देते हैं, वो जितना है उससे कम ही बोलो ना, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर नहीं जानते तो बोल देना, मुझे नहीं जानता, मैं अपना सीनियर्स को पूछ के बताता हूँ, इतना बोल देने का। कई बार उल्टा सीधा बोल के तो पेशेंट के नज़र में गिर जाते हैं, वो 10 लोगों को बोल देंगे ये ठीक नहीं है भाई, ये तो इसको कुछ आता नहीं करके बोल देंगे। ये सारे चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये करेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं। तो एक जगह में टिक के काम करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको समझिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सिम्पटम्स क्या है, उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ऐसे सोच के करते जाइए, ठीक होता है। और ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए, बार-बार मैं यही कह रहा हूँ, पैसे के पीछे मत भागिए। एक बार तो ऐसे आपके मन में वो लालच आ जाएगा, बाद में ज्ञान चले जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा, तो वो बहुत अच्छा हुनर रहता है उनके पास, वो पैसे के बारे में उसको करने जाता है तो वो हुनर चला जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सोच के करिए, पैसा ज़रूरी है, लेकिन तो एक ही दिन में, 2 ही दिन में या 1 महीने में अमीर बनने जाएँगे तो वो हमारा जो कला है न्यूरोथेरेपी का, जो आशीर्वाद है गुरुजी का, वो हमको छोड़ के चले जाएगा। इतना मेरे को बुला के कहने का मौका दिया है आप लोगों ने, तो आपके साथ मेरा कुछ शेयर करने के लिए मेरे को इतना समय दिया, बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसे ही करते जाइए। अभी कुछ पूछना है, तो कोई ब चीज़ में आप पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर दे देता हूँ। पंकज जी बहुत-बहुत धन्यवाद। विशाल जी धन्यवाद मुझे बुलाया। सर थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका सर कि आपने इतने छोटे, इतने कम समय में इतना सारा नॉलेज, ये सारे न्यूरोथेरेपिस्ट जो है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी चीजें मिस की है, गलती की है, वो उन्होंने, आपने काफी सारे लोगों को आपका एक्सपीरियंस शेयर करके बता दिया कि ना इधर जाओ ना उधर जाओ, अपने आप को संभालो, ये बात जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। अभी अभी किसी को भी जो भी प्रश्न है ये इंसोम्निया रिलेटेड, आप सर से कोई पूछ भी सकते हो, कोई डिप्रेशन रिलेटेड। इंसोम्निया नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हो तो पूछ हाँ, सकते कोई हैं। भी प्रॉब्लम सर से आप डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल।